अध्याय 1। गला दबाने के लिए गर्दन का होना जरूरी है। रोशनी धुंधली थी और कमरे में सिगरेट के धुएं के साथ सस्ती शराब की गंध तैर रही थी। मंच पर खड़ा युवक, जिसका नाम रजत था, अपनी फटी हुई जैकेट को झाड़ते हुए माइक के सामने थोड़ा झुका। उसने सामने बैठी भीड़ को देखा। ये कोई संभ्रांत लोग नहीं थे, बल्कि महाकाल राइडर्स नाम के एक कुख्यात गिरोह के सदस्य थे। उनके शरीरों पर टैटू थे और चेहरों पर ऐसी खामोशी जैसे किसी की जान लेना उनके लिए मामूली बात हो। रजत ने गहरी सांस ली और अपना पहला जोक फेंका। वो इतना काला था कि कोयले पर हाथ रखता तो वहां भी अपनी उंगलियों के निशान छोड़ देता था। कोई नहीं हंसा। सामने सन्नाटा था। रजत ने हार नहीं मानी। उसने अपनी नजरें एक पहलवान जैसे दिखने वाले आदमी पर टिकाई और बोला, कल मैं गंगा किनारे टहल रहा था, मुझे दूर एक टापू तैरता हुआ दिखा। मैं पास गया तो पता चला वो टापू नहीं था, वो तुम्हारी वो थी। एक छोटा सा सन्नाटा पसरा। वो आदमी हंसा नहीं, बल्कि उसकी आंखें लाल हो गई। रजत को लगा शायद जोक समझ नहीं आया। उसने पास बैठे दूसरे व्यक्ति की ओर रुख किया, जो थोड़ा शांत दिख रहा था। मेरे पास एक फोन है, उसकी मेमोरी 500 GB है, लेकिन सिर्फ एक फोटो डालते ही वो फुल हो गया। जानते हो वो क्या था? तुम्हारी GF की एक सेल्फी। वो शांत आदमी अब शांत नहीं रहा। उसकी मुट्ठियां खिंच गईं। रजत ने मन ही मन सोचा कि ये बस्ती के लोग कॉमेडी नहीं समझते। वो असल में मेक्सिको नहीं, बल्कि रुद्रपुर के एक पुराने और जर्जर क्लब वीर का अड्डा में परफॉर्म कर रहा था। पिछले 5 दिनों से वो यहाँ मुफ्त में अपनी किस्मत आजमा रहा था, क्योंकि बड़े शहरों के क्लब्स ने उसे धक्के मार के बाहर निकाल दिया था। यहाँ हर दिन बोतलें चलती थीं। पहले दिन एक बोतल उसके सिर के पास से गुजरी थी, जिसे उसने पकड़कर वापस फेंक दिया, जो सीधे फेंकने वाले के सिर पर जा लगी। उसके बाद जो हंगामा हुआ, उसमें रजत को पिछले दरवाजे से भागना पड़ा। उसे लगा लोग उसकी कॉमेडी से जलते हैं। आज छठा दिन था। रजत ने भीड़ में एक महिला को देखा जो 2 कुर्सियों पर बैठी थी। उसका वजन इतना था कि कुर्सी भी शायद भगवान से अपनी रक्षा की दुआ मांग रही होगी। रजत ने माइक संभाला और पूछा, मैडम, आपका शुभ नाम? उस महिला ने गुर्राते हुए जवाब दिया, मेरा नाम ज्वाला है। रजत मुस्कुराया। वाह, क्या नाम है। वैसे जब आप बोलती हैं तो ऐसा लगता है जैसे घर की मिक्सी चल रही हो, बिना ढक्कन के। वो खुद तो हंसा, लेकिन पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। ज्वाला के पास बैठा एक लंबा तगड़ा आदमी, जिसका नाम गब्बर था, खड़ा हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, तुझे ये मजाक लग रहा है? मेरी जान के बारे में ऐसा कैसे बोला? रजत ने मासूमियत से कहा, भाई, कोरोना खत्म हुए 2 साल हो गए, कम से कम अब तो अपनी पसंद यानी टेस्ट वापस ले आओ। लोग सोने के लिए गद्दे खरीदते हैं, तुमने तो चलता फिरता गद्दा ही पाल लिया है। गब्बर का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपनी कमर से एक असली देसी कट्टा निकाला। रजत को लगा ये कोई खिलौना है, लेकिन अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ। ठाएं! गोली सीधे रजत के माथे के बीचों बीच लगी। वो वहीं ढेर हो गया। जैसे ही रजत के प्राण निकले, उसकी आत्मा शरीर से ऊपर उठी। उसने देखा कि जो लोग अभी तक पत्थर बने बैठे थे, वे अब पागलों की तरह हंस रहे थे। वे गब्बर की पीठ थपथपा रहे थे और उसे शाबाशी दे रहे थे। रजत की आत्मा ने दुख के साथ सोचा, वाह, लोग मेरी कॉमेडी पर नहीं, मेरी मौत पर हंस रहे हैं। उसकी माँ उसके जन्म के समय चल बसी थी। पिता का एक्सीडेंट हो गया था और जिस दादी ने उसे पाला था, उनके भी जाने के बाद रजत बिल्कुल अकेला था। उसने अपनी दादी की आखिरी जमा पूंजी एक रात की अय्याशी में उड़ा दी थी और अब उसके पास खोने को कुछ नहीं था। जैसे जैसे उसकी आत्मा धुंध में विलीन होने लगी, उसने नीचे देखा कि ज्वाला अभी भी अपनी कुर्सी से उठने की कोशिश कर रही थी। जाते जाते उसकी आत्मा ने आखिरी बार बुदबुदाया, बैठी रह पगली, तुझसे नहीं हो पाएगा। अचानक एक सफेद रोशनी ने उसे घेर लिया और वो एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां की हवा में मंत्रों की गूंज थी और आसमान में 7 सूर्य चमक रहे थे। अध्याय 2। स्वर्ग हो या नर्क, बस मुझे सोफिया का पता दे दो। मेरी दादी ही वो वजह थी जिनके कारण मैं कॉमेडी की दुनिया में आया। दादी हमेशा से एक हास्य कलाकार बनना चाहती थीं, लेकिन मेरे दादाजी, जो पुराने ख्यालों के पट्टर थे, चाहते थे कि वो सिर्फ चूल्हा चौका संभालें, बर्तन धोना, कपड़े धोना और कभी कभी वक्त पर खाना ना परोसने के लिए मार खाना। दादी ने अपने सपनों की बलि दे दी, पर जब वो पुराना जीवाश्म दादाजी आखिरकार दुनिया से कूच कर गए, तो दादी ने तय किया कि अब उनके चमकने का वक्त आ गया है। छोटी सी समस्या थी, तब तक वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थीं। उनके घुटने जाम थे और चलने की रफ्तार विंडोज XP से भी धीमी, और हाँ, मुंह में एक भी दांत नहीं था। मैंने उनसे बहुत विनती की कि नकली दांत लगवा लें, पर उन्होंने मना कर दिया। कहती थीं कि इससे उनकी प्राकृतिक सुंदरता खराब हो जाएगी।
उस वक्त उनकी सुंदरता में 99% झुर्रियां थीं और 1% कमर का दर्द। फिर भी बिना दांतों के और पक्के इरादों के साथ वो निकल पड़ी कॉमेडियन बनने। मैं उन्हें बहुत प्यार करता था। वो किसी भी चीज को मजाकिया बना सकती थीं, अंतिम संस्कार हो या आग बुझाने की ड्रिल। उन्होंने ही मेरा नाम रजत रखा था। उन्हें लगता था कि ये नाम सुनने में थोड़ा रॉयल और थोड़ा क्रांतिकारी लगता है। उन्हें क्या पता था कि आगे चलकर ये नाम सिर्फ गालियां खाएगा। मेरे लिए वो कॉमेडी की गुरु थीं। मुझे यकीन था कि वो एक दिन वायरल होंगी। जब दादाजी मरे तब मैं 5 साल का था। अगले ही दिन दादी मंच पर थीं। उन्होंने दादाजी को पूरे 24 घंटे का शोक भी नहीं दिया। असल में मुझे लगता है वो अंतिम संस्कार में इसलिए रोई थीं क्योंकि किसी ने उनका पैर कुचल दिया था। मैं उनके पहले शो में मौजूद था। वो जैसे ही मंच पर आईं, धमाका, लोग हंसी से लोटपोट हो गए। उन्होंने अभी अपना मुंह भी खोला नहीं था। पता चला कि बिना दांतों वाली झुकी हुई कमर वाली बुढ़िया अपने आप में कॉमेडी गोल्ड थी। उन्हें जोक्स की जरूरत नहीं थी, वो खुद ही एक चलता फिरता जोक बन गई थी। इसके बाद बुकिंग्स की बाढ़ आ गई। उन्हें लोग पोपली परी कहने लगे। एक रात भीड़ में से कोई चिल्लाया, दादी आप खाना कैसे खाती हो? दादी ने अपना मुंह ऊपर नीचे हिलाते हुए जवाब दिया, फड़फड़ फड़फड़। भीड़ पागल हो गई। वो फड़फड़ उनका सिग्नेचर बन गया। पैसा भी आया, लेकिन उन्होंने सब मेरी पढ़ाई पर खर्च कर दिया। पर फिर अचानक उन्होंने ये सब छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि दादी को समझ आ गया था कि लोग उनके हुनर पर नहीं, उनकी हालत पर हंस रहे हैं। वो एक मीम नहीं बल्कि एक लेखक बनना चाहती थीं। उन्होंने वो मशाल मुझे थमा दी। कॉलेज खत्म होने तक उन्होंने अपनी पूरी आत्मा निचोड़कर एक किताब लिखी, कॉमेडी की पवित्र किताब। और जब मैं ग्रेजुएट हुआ तो उन्होंने मुझे थमाया एक 10 पन्नों का पर्चा। सिर्फ 10 पन्ने, पूरी जिंदगी का ज्ञान सिर्फ एक स्कूल वर्कशीट जितना। फिर भी मैंने उसे सिर माथे पर रखा। लेकिन उनकी कॉमेडी इतनी डार्क थी कि उसे ऑनलाइन डालते ही बैन कर दिया जाता था। लोग सिर्फ आहत नहीं होते थे, वे सदमे में चले जाते थे। मैंने हार नहीं मानी। मैंने बिना पैसों के परफॉर्म करना शुरू किया। मुझे लगा क्लब मालिक मुझे भगवान मानेंगे, पर जगह बदलने से किस्मत नहीं बदली। लोग अभी भी नहीं हंसते थे। एक बार एक जन्मदिन की पार्टी में मैंने पूछ लिया, जन्मदिन की पार्टी और अंतिम संस्कार में क्या फर्क है? और खुद ही जवाब दिया, अंतिम संस्कार में लोग खुश होते हैं क्योंकि खाने वाला एक मुंह कम हो गया। नतीजा, अस्पताल का बेड और ग्लूकोज की बोतल। फिर मैंने सोचा कि ऐसे क्लब में जाऊं जहां रोशनी भी ना हो, और मैं पहुंच गया वीर का अड्डा में, जहां ज्वाला ने मेरा खेल खत्म कर दिया। अब मेरी चेतना धुंधली हो रही है। क्या मैं स्वर्ग जाऊंगा, नर्क, या यूट्यूब के उस हिस्से में जहां कोई नहीं जाता? अगर मैं मुर्दों से मिल सकता तो मेरी एक ही ख्वाहिश थी, मुझे वहां भेज दो जहां सोफिया लियोन है। सुना है वो हाल ही में गुजरी है। मैं तो बस एक दोस्त के लिए पूछ रहा था। अगले ही पल सब कुछ खाली। फिर एक कोमलता का एहसास हुआ। मेरा चेहरा किसी मुलायम गद्दे जैसी चीज से सटा हुआ था। मेरा मुंह कुछ चूस रहा था। रुको, क्या मेरी दुआ कबूल हो गई? क्या ये सोफिया लियोन थी या छोड़ो, मेरा पुनर्जन्म हो गया है। मेरी एक ख्वाहिश तो पूरी हुई। मैं अब एक दूसरी दुनिया में हूं। अध्याय 3। मुझे वापस भेज दो, ये वाला मॉडल ही खराब है। एक महिला मुझे दूध पिला रही है। मैं अब एक बच्चा हूं और यकीनन ये मेरी माँ होगी। जहां तक मैं देख और महसूस कर सकता हूं, वो एक इंसान है। लगता है मेरी किस्मत में सोफिया लियोन नहीं लिखी थी, पर चलो, कम से कम मैं दूसरी दुनिया में तो हूं। अब कोई चश्माधार तर्कशास्त्री मुझसे पूछेगा, उसे कैसे पता कि वो दूसरी दुनिया में है? वो धरती पर भी तो दोबारा पैदा हो सकता था। ये हीरो बेवकूफ है। खैर, उसके जवाब में मुझे बस एक ही बात कहनी है, भाड़ में जाओ। मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, और जब एक नवजात बच्चा अपनी पिछली जिंदगी की यादों के साथ इस तरह सोच सकता है तो समझो वो मेन कैरेक्टर है और किसी दूसरी दुनिया में ही है। वैसे मेरा बाप कहाँ है? और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार मेरी माँ को कैंसर ना हो, और ये भी कि मेरे पिता को मुझसे मिलने की कोई जल्दी ना हो। मुझे कोई एक्सीडेंट नहीं चाहिए। और बस करो माँ, अब और दूध नहीं, मैं काफी पी चुका हूँ। मैंने अपनी माँ से थोड़ा पीछे हटने की कोशिश की। इतना तरल पदार्थ तो मुझे डुबोकर मार देगा। क्या तुम्हारा पेट भर गया? मैं तुम्हें पिछले 3 घंटे से दूध पिला रही हूं। तुम इतने शांत थे कि मुझे लगा तुम मर गए, मेरी मां ने कहा, और मुझे जोर का झटका लगा। 3 घंटे? लेकिन मैं तो अभी कुछ सेकंड पहले यहां आया हूं। रुको, तो क्या उसने अपने असली बच्चे को ओवरफीडिंग से मार डाला और फिर मेरी आत्मा ने उसकी जगह ले ली? भगवान का शुक्र है कि मैं सही वक्त पर आ गया। लेकिन ये कैसी मां है? औरत, मुझसे इतना प्यार मत कर। क्या मेरा बाप जिंदा भी है? कहीं वो सुहागरात के वक्त ही तो नहीं निपट गया? खैर, मुझे देखना चाहिए कि मैं हूं कहां। ये घर काफी मामूली है। क्या ये लकड़ी का बना है? बिस्तर के सामने एक दरवाजा है। क्या इस पूरे घर में सिर्फ एक ही कमरा है? फिर ये घर नहीं, एक कुटिया है। शानदार शुरुआत। तभी कुटिया का दरवाजा धड़ाम से खुला और कोई अंदर आया। भाई, आराम से, टूट जाएगा।
लेकिन ये आया कौन है? ओ भाई, ये क्या है? सूखा हुआ हल्क? उसे देखते ही मुझे यकीन हो गया कि मैं वाकई दूसरी दुनिया में हूं। एक हरे रंग की खाल वाली औरत मेरी माँ की तरफ बढ़ी। वो छोटी थी, दुबली पतली, और उसके चेहरे पर लाल फुंसियां थी। पक्का कोई गॉब्लिन या ऐसी ही कोई बला होगी। मैं इस नन्हे के लिए कुछ गर्म कपड़े लाई हूं सुमन। क्या इसने मेरे जाने के बाद कुछ किया? मैंने कहा था इसे खिलाते रहना। हाँ सोनिया, जब मैंने इसे खिलाना शुरू किया तो ये 20 मिनट बाद शांत हो गया, लेकिन 3 घंटे तक लगातार खिलाने के बाद अब जाकर ये हिला है। क्या? वो गॉब्लिन लड़की चौंक गई। हाँ, इसे बताओ, एक बच्चे को 3 घंटे तक लगातार कोई नहीं खिलाता, उसे सांस भी तो लेनी देनी चाहिए। 3 घंटे तो बहुत कम है, गॉब्लिन बोली। क्या? मेरा दिमाग चकरा गया। तुम्हें कुछ नहीं पता बहन, गॉब्लिन ने आगे कहा। बहन? ये गॉब्लिन किसे बहन कह रही है? मेरी माँ को? मैं भी गॉब्लिन तो नहीं हूं ना? मैंने अपने हाथ देखे, शुक्र है वे इंसानी थे। मेरी माँ भी इंसान है। ये पक्का मुंह बोली बहनें होंगी, खून का रिश्ता तो हो नहीं सकता। सोनिया, तुम्हें माँ के गुण ज्यादा मिले हैं, इसलिए तुम बुद्धिमान हो। मुझे पिता के जीन ज्यादा मिले, खून का असर तो होता ही है, मेरी माँ ने कहा। खून? मत बताना कि ये सगी बहनें हैं, एक गॉब्लिन और एक इंसान। या तो मेरी नानी गॉब्लिन के कैंप में गई थी, या नाना किसी को घर उठा लाए थे। और इन दोनों को किसने कह दिया कि ये बुद्धिमान है? एक ने अपने बच्चे को 20 मिनट में लगभग मार ही दिया था, और दूसरी को इसमें कोई बुराई नहीं दिख रही। मैं कहाँ फंस गया हूं? अब आगे बढ़ने से पहले कोई और महानुभाव पूछेगा, अगर ये बच्चा है तो इसे इनकी भाषा कैसे समझ आ रही है? इसके 2 जवाब हैं। पहला, मैं मेन कैरेक्टर हूं। दूसरा, छठा पैराग्राफ दोबारा पढ़ो। वर्तमान में लौटते हैं। गॉब्लिन मौसी बोली, अगर तुम मानती हो कि मैं बुद्धिमान हूं तो मेरी बात सुनो, इसे और खिलाओ, इसे ताकतवर बनने के लिए और पीना होगा। इस सोनिया मौसी का कोई पेच ढीला है। हाँ हाँ, मैं मान गई। माँ, उसकी बात मत सुनो, वरना मुझे जिंदगी भर औरतों से नफरत हो जाएगी। लेकिन माँ ने मेरी नहीं सुनी। मैं अभी बोल नहीं सकता था, सिर्फ रो सकता था। माँ ने जबरदस्ती करना शुरू कर दिया। मैं अपना सिर पीछे खींच रहा था, वो और करीब आई। ही, इधर आओ शरारती बच्चे, खेलना बंद करो, हार मान लो। मैं खेल नहीं रहा हूं, तुम हार मान लो। अगर मैं हार गया तो मेरी मौत पक्की है। मैं संस्कारी आदमी हूं, लेकिन इतना भी नहीं। ये कितना प्यारा है। सोनिया, भावुक मत हो, तुम्हें जीतना होगा। अगर ये दूध नहीं पिएगा तो पहलवान कैसे बनेगा? रुको, मैं तुम्हारी मदद करती हूं। गॉब्लिन मौसी बिस्तर की दूसरी तरफ आई और उसने मेरा सिर पकड़ लिया। वो मुझे मेरी माँ की तरफ धकेल रही थी। क्या ये गॉब्लिन मेरी दुश्मन है? कोई मुझे बचाओ, मेरा बाप कहाँ है? क्या वो सच में मर गया? धप, दरवाजा फिर से खुला। प्लीज, कोई समझदार आदमी हो, इन बहनों को रोको। तुम दोनों को क्या लगता है कि तुम क्या कर रही हो? एक गुस्से भरी आवाज आई। आखिरकार कोई अक्लमंद आया। मैंने देखने की कोशिश की, वो एक आदमी था। मेरा बेटा अब वो नहीं पिएगा, उस आदमी ने कहा। मेरा बाप जिंदा है और वो काम की बात कर रहा है। गॉब्लिन मौसी और माँ दोनों पीछे हट गईं। स्वागत है स्वामी, माँ ने कहा। मेरे पिता ने सिर हिलाया और मेरी तरफ बढ़े। हाँ, अपने बच्चे को बचाओ बूढ़े शेर। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में उठाया। उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। मेरे लाल, तुम्हें वो पीने की जरूरत नहीं है। शुक्रिया पापा। क्योंकि अब पिता की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उनकी आंखों में बहुत प्यार था। बोलिए पापा, मेरे गाल खींचने हैं? खींच लो, आपने मेरी जान बचाई है, इतना तो हक बनता है। उसी प्यारी मुस्कान और आंखों में प्यार लिए मेरे पिता ने कहा, अब तुम पापा का दूध पियोगे। ... हे भगवान, क्या आप मुझे वापस नर्क भेज सकते हैं? मैं दोबारा मरना चाहता हूं। अध्याय 4। तुम मेरे पिता नहीं। ठीक है, शायद हो, पर फिर भी छी। मैं अपने पिता की गोद में था, और चूंकि मैं ये बिल्कुल नहीं जानना चाहता था कि वो मुझे किस तरह का दूध पिलाने वाले हैं और कहां से, इसलिए मुझे कुछ तो करना ही था। मेरी माँ और सोनिया मौसी उन्हें रोक नहीं रही थीं, इसलिए अपनी बचपन की यादों को पवित्र रखने की जिम्मेदारी अब मेरे नन्हे कंधों पर आ गई थी। और एक बच्चा अपने बचाव में सिर्फ एक ही काम कर सकता है, गोल्डन शावर। मैंने उस बूढ़े शेर पर सुसु कर दिया। जैसे ही वो गर्म तरल पदार्थ उन्हें छुआ, उन्होंने झटके से मुझे छोड़ दिया। ओए बेवकूफ, मुझे ऐसे मत छोड़, मैं जमीन पर गिर जाऊंगा। कम से कम किसी और को तो पकड़ा देता। किस्मत से सोनिया मौसी की फुर्ती काम आई और उन्होंने मुझे लपक लिया, वरना कल पैदा होकर आज ही मेरा दी एंड हो जाता। पहले माँ और अब पिता, सब मेरी जान के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। क्या मैं गोद लिया हुआ बच्चा हूं? खैर, सोनिया मौसी मुझे संभालना जानती है। वो मुझे सही से थपथपा रही हैं। हो सकता है वो थोड़ी नासमझ हो, पर बच्चों से पेश आना उन्हें आता है। चलो, अब से मैं उन्हें सिर्फ सोनिया मौसी ही कहूंगा। ये वाकई मेरा ही बेटा है। मैं भी बचपन में हर जगह सुसु कर देता था। बड़े होकर उन एलियंस पर भी ऐसे ही सुसु करना। मेरे पिता ठहाका मारकर हंसे। उन्होंने एलियंस का जिक्र किया। मुझे नहीं पता उनका क्या मतलब था, पर चलो, कम से कम वो खुश तो हैं।
पर ये मेरे कपड़ों की इकलौती जोड़ी थी, इसने खराब कर दी। कपड़ों की सिर्फ एक जोड़ी? मुझे पता था हम गरीब हैं, पर इतने ज्यादा। कोई बात नहीं स्वामी, ये खुद ही सूख जाएगा, लाओ इसे मुझे वापस दो। खुद ही सूख जाएगा? भाई, कीटाणु नाम की भी कोई चीज होती है? और वापस मत लो मुझे, क्या आपका कोई आत्मसम्मान नहीं है? पिता ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाए। सोनिया मौसी, मुझे इन्हें मत देना, अभी तो मैंने आपको नाम से बुलाना शुरू किया है। मेरी मासूम आंखों को देखो, मुझे मत छोड़ो। पर मुझे पता होना चाहिए था। ये लीजिए। सोनिया मौसी वाकई बुद्धू है। वो मुझे उस सुसु भीगे आदमी को देने ही वाली थी कि मैंने अपना दूसरा हथियार निकाला। वाह! मैंने सदी का सबसे भयानक विलाप शुरू किया। मैं उन कुर्सियों से भी ज्यादा जोर से रोया जिन पर ज्वाला, ऑप्टिमस प्राइम बैठी थी। अगर मुझे छुआ तो तुम्हारे कान के पर्दे फाड़ दूंगा, बूढ़े आदमी, पीछे हटो। ओह, लगता है ये आपके पास नहीं आना चाहता, सोनिया मौसी ने कहा। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ी है मौसी, मुझे अपने पास ही रखिए, आप ही यहाँ सबसे समझदार हैं। या शायद इसे भूख लगी है, आखिर उसने सिर्फ 3 घंटे ही तो दूध पिया था। अरे ओ गॉब्लिन, मुझे और दूध नहीं चाहिए, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? हाँ, यही बात होगी, लाओ मुझे दो, अब मैं इसे 5 घंटे तक खिलाऊंगी। मेरी माँ ने हाथ आगे बढ़ाए। एक पल के लिए मैं पिता का दूध झेल सकता हूँ, पर यह औरत पक्का मुझे मार डालेगी। 5 घंटे? मुझे यहाँ आए अभी 5 घंटे भी नहीं हुए। धड़ाम! दरवाजा फिर से उसी मजबूती के साथ खुला। क्या कोई पड़ोसी बचाने आया है? हाँ, प्लीज मुझे यहाँ से किडनैप कर लो, कहीं और भेज दो, पर यहाँ से ले जाओ। सामने एक छोटी बूढ़ी गॉब्लिन औरत खड़ी थी। यहाँ इतने गॉब्लिन क्यों है? मैं इंसान हूं ना, मेरे पिता भी इंसान दिखते हैं। तुम मेरे पोते के साथ क्या कर रहे हो तुम लोग? उस गॉब्लिन ने चिल्लाकर पूछा। तो ये मेरी दादी थी, मतलब मेरे दादाजी ही गॉब्लिन कैंप गए थे। उनकी पसंद भी बड़ी अजीब थी। खैर, दादी बचाओ मुझे। उन्होंने सोनिया मौसी के हाथ से मुझे झपट लिया। सासू माँ, आप कहाँ थी? मेरे पिता ने पूछा। मैं तुम्हारे ससुर को ये खुशखबरी देने गई थी। वो इतने खुश हुए कि उन्होंने वहीं मेरे साथ शुरू कर दिया। दादी, ये बात अपने दामाद को बताने की क्या जरूरत है? हाँ, वो तो है, हाँ हाँ। मेरे पिता भी हंसे। ये परिवार बहुत ज्यादा लिबरल है। खैर, दादी ने मेरा रोना बंद करवाया। ये रो क्यों रहा था? मैं इसे 7 घंटे तक दूध पिलाने वाली थी और तभी ये रोने लगा। माँ ने जवाब दिया और दादी की हरी आंखें फटी की फटी रह गई। तुम पागल हो गया? दादी चिल्लाई। शुक्र है किसी को तो अक्ल आई। ये इंसान है, गॉब्लिन नहीं। अगर इसे इतनी देर खिलाया तो ये मर जाएगा। सिर्फ 5-10 मिनट की लिमिट होती है। आखिरकार दादी वाकई स्मार्ट है, पर इसने 3 घंटे तो मजे से पिया। माँ ने जीभ बाहर निकालकर LOL बोला। इन्हें LOL कहाँ से पता चला? सोनिया मौसी ने भी LMAO बोला। ये दुनिया बहुत अजीब है। दादी ने मेरे पिता से कुछ पॉइंट्स लिखवाए कि एक इंसानी बच्चे को कैसे पालना है, और आखिरकार शांति हुई। दादियाँ वाकई बेस्ट होती हैं। अब चलिए एक दिन का टाइम स्किप करते हैं। बिना एक्शन के कोई भी कहानी फीकी होती है। मैं रात भर सोया और अगले दिन जैसे ही मेरी आंखें खुली, मेरे सामने वो चीज थी जिसके लिए आप ये कहानी पढ़ रहे हैं। एक सिस्टम। बधाई हो, आपने सिस्टम प्राप्त करने की शर्त पूरी कर ली है। आप इस नैतिक दुनिया में 24 घंटे जीवित रहे, इसलिए आपको ओवर पावर्ड शक्तियों से पुरस्कृत किया जाता है। आपको मिला है? नहीं, अभी सब मत बताओ, वरना ये लोग अगला चैप्टर कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको मिला है। शानदार। अब इसे कहते हैं असली क्लिफ हैंगर। अध्याय 5, गूगू गागा से गूगल ट्रांसलेट तक। एक शाम बार में गया। बारटेंडर ने पूछा, ये तुमने कैसे किया? ये बस एक जोक था जो मुझे याद आ गया। अगर तुम नहीं हंसे तो कोई बात नहीं, मैं अपने जोक्स का स्तर तुम्हारी समझ के हिसाब से नीचे गिरा दूंगा। खैर, कहानी पर वापस आते हैं। मुझे एक सिस्टम मिला है। इसे शुरू करने के लिए मुझे इस नई दुनिया में 24 घंटे पूरे करने थे। इस दुनिया का नाम नैतिक है, अगर तुमने पिछले अध्यायों में ध्यान नहीं दिया हो तो चलिए देखते हैं कि ये सिस्टम क्या भला है। मैं इसे शुरू से शुरू कर रहा हूं, इस बार ध्यान देना, क्योंकि मुझे पता है तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। अब तुम पूछोगे कि मुझे कैसे पता? वो इसलिए क्योंकि तुमने गौर नहीं किया कि तीसरे पैराग्राफ में मैंने 2 बार द का इस्तेमाल किया है। वो गलती नहीं थी, तुम्हारा टेस्ट था। खैर, बहुत बकवास हो गई, अब सिस्टम चेक करते हैं। बधाई हो, आपने सिस्टम प्राप्त करने की शर्त पूरी कर ली है। आप इस दुनिया में 24 घंटे जीवित रहे, इसलिए आपको ओवर पावर्ड शक्तियों से पुरस्कृत किया जाता है। शक्तियों को जानने से पहले कोई आपसे बात करना चाहता है। अब ये कहानी को फालतू खींचने वाली बात है। कौन बात करना चाहता है? मैं हूं परम पुरुष। ये आवाज काफी भारी थी। मुझे सिस्टम की रोबोटिक आवाज ज्यादा पसंद थी। नमस्ते परम पुरुष, क्या चल रहा है? मैंने मन में पूछा। मेरा नाम क्या चल रहा है नहीं है, मैं इस दुनिया का भगवान हूं। मैंने ही तुम्हें यहां भेजा है। तो वो तुम थे? क्या तुम्हें कम से कम औसत IQ वाला परिवार नहीं मिल सकता था? मैं यहाँ 2 बार अपने ही माँ बाप के हाथों मरते मरते बचा हूँ, इसीलिए तो तुम्हें 24 घंटे जीवित रहने पर सिस्टम मिला है। ओह, तो क्या अब वे समझदारी से पेश आएंगे? नहीं, वे वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे। तुम्हें बस झेलना होगा। कितनी मुसीबत है। खैर, अपनी बात खत्म करो। मुझे पता है तुम यहाँ जानकारी देने आए हो। सही कहा, मैं इस दुनिया का इकलौता भगवान हूँ।
मैंने पृथ्वी पर तुम्हारा जीवन देखा और मुझे बुरा लगा, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ दूसरा मौका दे रहा हूँ। अच्छा, मैंने ये दुनिया एक साधारण जिंदगी जीने के लिए बनाई थी, लेकिन जल्द ही ये साइंस फिक्शन बन गई। जल्दी बताओ भाई, सबको सिस्टम देखना है। हाँ, सुनो, ये नैतिक दुनिया बहुत खुशहाल थी, लेकिन 10 साल पहले दूसरे ग्रहों के प्राणियों ने यहाँ हमला कर दिया और अब उन्होंने इस दुनिया के 7 में से 2 महाद्वीपों पर कब्जा कर लिया है। बोलते रहो। उन हमलावरों को यहाँ के लोग एलियंस कहते हैं। वे बहुत क्रूर हैं और उनके पास जादू है। वे पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहते हैं। इसलिए मैंने इंसानों को बचाने के लिए कुछ खास लोगों को शक्तियां दी हैं, जिन्हें यहाँ वीर कहा जाता है। परम पुरुष बोलता रहा, मुझे पता है तुम कॉमेडियन बनना चाहते थे, तुम्हें पत्नी, पैसा और शोहरत चाहिए थी, लेकिन कॉमेडी से बड़ी चीजें होती हैं। मैं तुम्हें सबसे ताकतवर शक्ति दे रहा हूं ताकि तुम उन एलियंस को हरा सको। तुम्हें वीर सम्राट कहा जाएगा। तुम इस दुनिया को आजाद कराओगे। तुम भगवान हो, खुद क्यों नहीं मार देते एलियंस को? मैं नहीं कर सकता, मेन कैरेक्टर तुम हो। सही है, पर मैं कॉमेडी नहीं छोड़ सकता। जो तुम्हें ठीक लगे वो करो, बस एलियंस को भगा दो। ठीक है, मेरा नाम वही रहेगा जो पृथ्वी पर था, रजत। मेरी दादी ने दिया था। मंजूर है। परम पुरुष चला गया और सिस्टम की रोबोटिक आवाज वापस आ गई। सबसे पहले अपना स्टेटस देखें। एक खिड़की मेरी आंखों के सामने खुली। आभा, अनंत। वाह, किसी ने कीबोर्ड पर सिर पटक कर ये नंबर लिखे हैं। अभी के लिए इन्हें बंद कर दो। मैं नहीं चाहता कि अनजाने में अपने परिवार को मार डालूं या इस इकलौती कुटिया को तबाह कर दूं। ठीक है, सेटिंग्स बंद हैं। अब अपने कौशल देखें। आपके कौशल इस प्रकार हैं: नाखून कटर, बातूनी, माइक टाइसन, हॉर्न पब, स्टील बॉल्स, आवस्थकार, इंजीनियर, बार डांसर, स्ट्रिपर, मच्छर भगाने वाला, सीयू, ओनली फैंस, तेजाबी बारिश, WWE, मास्टर शेफ, मिस्टर बीस्ट, कॉपी पेस्ट, ठग लाइफ, 1000 सन्स, तलवार सम्राट, जुरासिक पार्क अनुगाव, ड्रैगन की सांस, राजकुमार, स्टेज लवर। रुको रुको रुको, ये क्या बकवास है? ये तुम्हारे कौशल हैं। कौशल? इनमें से कुछ तो सिर्फ शब्द हैं। ये ओनली फैंस यहाँ क्या कर रहा है? मुझे नंगा कौन देखना चाहता है? और ये WWE, मास्टर शेफ, क्या तुम्हें कॉपीराइट का डर नहीं है? मैं इडियट सैंडविच नहीं कहलाना चाहता। अभी बहुत से कौशल बाकी हैं। कुल 6969 कौशल हैं। चलो, इस नंबर से मुझे कोई शिकायत नहीं है, पर अभी नहीं देखना, मैं बड़े होते होते सीख जाऊंगा। वैसे मेरे पास बहुत खाली समय था, तो मैंने सारे स्किल्स पढ़ लिए। अब समय था इनका टेस्ट करने का। अगले दिन मैं सामान्य रूप से जागा, लेकिन आज मैं रोया नहीं। इस दुनिया में एक नवजात बच्चे के रूप में मेरा ये तीसरा दिन था। जानते हो क्यों? देखो, मेरी माँ कुटिया के कोने में खाना बना रही थी और मुझे भूख लगी थी। रोने के बजाय मैंने एक स्किल का इस्तेमाल किया। वो स्किल थी अनुवादक और आवाज। हे मम्मी, जरा इधर आना और सेवा पानी, दूध शुरू करना। मैं अब बोल सकता हूँ। अध्याय 6। 3 दिन का और पहले ही कैंसिल। मैं सिर्फ 3 दिन का हूं और मैंने बोलना शुरू कर दिया है। मेरी माँ ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मुझे लगा वो हैरान हो जाएंगी। आखिर मैंने उनसे सीधे तौर पर दूध की मांग जो की थी, पर मैं फिर भूल गया कि मैं किस परिवार में हूं। अभी लाई मेरे लाल, मेरी माँ ने सहजता से कहा। उन्हें इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगा। मुझे तो डर लग रहा था कि तुम मुझसे नाराज हो, क्योंकि 2 दिन से तुम मुझसे बात ही नहीं कर रहे थे, उन्होंने पास आते हुए कहा। नवजात बच्चों के बारे में उनकी धारणाएं किसी अलग ही ग्रह की थीं। माँ, आपको उस गॉब्लिन का साथ छोड़ देना चाहिए। वो पक्का आपको और भी ज्यादा बुद्धू बनाने के लिए नियुक्त की गई कोई जासूस है। खैर, मेरी गॉब्लिन नानी के कहे अनुसार माँ ने मुझे 20 मिनट खिलाया और फिर अपने कामों में लग गईं। इस कुटिया में सिर्फ खाना पकता है, बाकी कपड़े धोना या नहाना घर के बाहर ही होता है। मेरे पास कई ऐसी स्किल्स हैं जो बड़े होने पर काम आएंगी, लेकिन इस नन्हे शरीर में मैं बहुत कम चीजें ही आजमा सकता था। उस रात जब मैं सो रहा था, मुझे कुटिया के अंदर कुछ अजीब आहटें सुनाई दी। यहाँ एक ही बिस्तर है जिस पर माता पिता और उनके बीच में मैं सोता हूँ। मुझे लगा शायद वे अजीब आवाजें मम्मी पापा की तरफ से आ रही हैं, इसलिए मैंने अपनी आंखें बंद रखी ताकि मेरा बचपन खराब ना हो। पर आवाजें रुक नहीं रही थीं और जल्द ही मुझे समझ आ गया कि ये मामला कुछ और है। मैंने आंखें खोली तो देखा कि दरवाजे पर एक काली परछाई खड़ी है। एक चोर? वो परछाई धीरे धीरे सरकी और कुटिया में सामान ढूंढने लगी। उसने बिस्तर के नीचे और हमारी इकलौती अलमारी में झांका। अब मुझे यकीन हो गया कि वो चोर ही है। पर भाई, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि ये एक झोपड़ी है? किसी हवेली में जाओ यार, यहां चोरी करना सिर्फ तुम्हारी प्रैक्टिस हो सकती है। अगर मेरे हाथ पैर चलते तो मैं खुद तुम्हारे साथ मिलकर यहां पैसे ढूंढता। फिर भी हम पहले ही गरीब हैं, मैं किसी को अपनी बची कुची गरीबी चुराने नहीं दे सकता था। पर मैं इसे रोकूं कैसे?
रोने से वो भाग सकता है। वक्त था अपनी एक और स्किल इस्तेमाल करने का। कामुक श्वास, एफ्रोडीजियक ब्रेथ। आपकी छोड़ी हुई सांस किसी को भी आपकी ओर आकर्षित कर लेगी। मैंने एक लंबी सांस छोड़ी। ये चोर पर असर कर गई। उसने अलमारी छानना बंद किया और सीधे मेरी तरफ खींचा चला आया। वो मेरे बिस्तर के पास आकर एक आसान शिकार की तरह खड़ा हो गया। अब बारी थी हमले की। मेरे पास एक और स्किल थी, तेजाबी बारिश, एसिड रेन। मैंने अपनी नानी की बनाई हुई लंगोट हटाई और अपना असली हथियार चोर की तरफ ताना। बिना देर किए मैंने चोर पर सुसु कर दिया। पर ध्यान रहे, यह कोई साधारण सुसु नहीं था। मेरी स्किल की वजह से मेरा सुसु तेजाब, एसिड था। भाड़ में जाए लॉजिक। वो गर्म धार जैसे ही चोर पर गिरी, उसका शरीर पिघलने लगा। इस दुनिया में ये मेरी पहली किल थी। अगर मैं शुरुआत में ही किसी को ना मारता तो मेन कैरेक्टर की बिरादरी में मेरी थू-थू हो जाती। अगले दिन जब मां जागी तो उन्होंने बिस्तर के पास राख का ढेर देखा। मुझे लगा वो डर जाएंगी कि घर में किसी की मौत हुई है। घर में इतनी धूल कौन लाया? मैं सफाई करते करते थक जाती हूं और तुम काम बढ़ा देते हो, उन्होंने मेरे पिता को डांटते हुए कहा। उन्हें लगा वो राख बस बाहर की गंदगी है। पिता ने भी चुपचाप झाड़ू उठाई और चोर को साफ कर दिया। बेचारा चोर। खैर, अब बचपन की इन बातों को यहीं रोकते हैं। मैं भी बोर हो गया हूं। चलिए सीधे 18 साल आगे चलते हैं और उस उम्र में पहुंचते हैं जहां हर नोवायक के नायक जवान होता है। 18 साल बाद। अब मैं 18 साल का गबरू जवान हूं। मेरी ताकत और स्किल्स मेरे साथ हैं, लेकिन मेरा जुनून अभी भी वही है, कॉमेडी। आज मैं एक मंच पर खड़ा हूं। इस दुनिया में मेरा पहला स्टैंड अप शो है, लेकिन इस बार मैं वही पुराने मम्मी वाले जोक नहीं मारूंगा। वो बहुत पुराने हो चुके हैं। मतलब उन जोक्स का इस्तेमाल इतने लोगों ने और इतनी बार किया है, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारी XGF ने। अध्याय 7। मैंने अपनी शक्तियों से मंच सजाया। मैं अब 18 साल का हो चुका हूं और मंच पर खड़ा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मुझे तुम्हें इस नैतिक यानी मॉरल दुनिया के बारे में थोड़ा बताना होगा। चिंता मत करो, ये ज्यादा लंबा नहीं होगा, बस तुम्हारी समझ जितना ही छोटा होगा। इस दुनिया का नाम नैतिक है और नाम सुनकर मुझे लगा था कि यहाँ चारों तरफ संस्कार, धर्म और नैतिकता की गंगा बहती होगी। लेकिन इस दुनिया में नैतिक सिर्फ इसका नाम है। यहाँ 7 महाद्वीप हैं और उनके नाम कुछ इस तरह हैं: गैंगबैंग, फेटिसिया, टिटलिस, पेनिसिलिया, ककवेल, हॉर्निलर और हेंटाइगर। हाँ, यही नाम है। ये इस दुनिया के नाम के बिल्कुल विपरीत है। मेरा जन्म टिटलिस में हुआ, जो 7 में सबसे छोटा और गरीब महाद्वीप है। इस महाद्वीप में 10 देश हैं और मेरा जन्म सबसे छोटे देश निपलिस में हुआ। इस देश में कोई शहर नहीं, सिर्फ गांव है और मेरा जन्म सबसे गरीब गांव मिल्कर्स में हुआ। पैटर्न समझ रहे हो? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने कहा था कि मुझे दूध पसंद है, उस परम पुरुष ने मुझे यहां भेज दिया। और कोई हैरानी नहीं कि मेरा परिवार मुझे दूध पिलाने के लिए इतना उतावला क्यों रहता था। खैर, मैं मिल्कर्स गांव में रहता हूं। यहाँ हर प्रजाति के लोग हैं। एल्व्स, ऑक्स, गॉब्लिन्स और ओग्रेस। सब गरीब हैं पर प्यार से रहते हैं। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, सब एक बड़ा परिवार है। यहाँ की हर बुजुर्ग महिला मुझे अपने बेटे जैसा मानती है। लेकिन मेरी पसंदीदा अभी भी वही गॉब्लिन नानी है जिसने मेरी जान बचाई थी। मैंने अपनी दादी का सपना नहीं भुलाया है। जैसे ही मैं 18 का हुआ, मैंने मम्मी पापा से कह दिया कि मैं कॉमेडी करना चाहता हूँ। वे मान गए। मैंने उनसे एक मंच यानी स्टेज बनाने को कहा ताकि मैं गांव वालों को हंसा सकूं। उन्होंने मुझसे पूछा, ये मंच क्या होता है? मैंने उनसे अपनी उम्मीदें कम कर लीं और बस इतना कहा कि गांव वालों को हमारे घर के पीछे इकट्ठा कर लें। मंच बनाने की जिम्मेदारी मैंने खुद ले ली। मैंने अपनी एक खास स्किल का इस्तेमाल किया, काष्ठ कला यानी मॉर्निंग वुड। नाम संदिग्ध हो सकता है, पर यह काम की स्किल है। इससे मैं लकड़ी को अपनी मर्जी से मोड़ और आकार दे सकता हूँ। मैंने एक साधारण सा लकड़ी का मंच तैयार कर लिया। अगर मादरा उचीहा मुझे लकड़ी कंट्रोल करते हुए देख लेता तो उसे मुझसे प्यार हो जाता। सब तैयार था, मैं मंच पर था। मुझे माइक की जरूरत नहीं थी क्योंकि मेरे पास अपनी आवाज को नियंत्रित करने की शक्ति थी। पूरा गांव सामने बैठा था, चिलचिलाती धूप थी और वे सब बहुत उत्साहित दिख रहे थे। चलो बेटा, तुम कर सकते हो, मेरे पिता ने पहली लाइन से चिल्लाकर मेरा हौसला बढ़ाया। मुझे तुम पर बहुत गर्व है माँ। मेरी माँ की आंखों में आंसू थे। किस बात का गर्व माँ? मैंने तो अभी मुंह खोला भी नहीं है। मेरा पोता कितना सुंदर लग रहा है। मेरी गॉब्लिन नानी भी रोने लगी। अब मुझे शुरू करने दो। सबको, रजत तुम बेस्ट हो, तुम्हारी मौसी तुम्हें बहुत प्यार करती है।
मेरी सोनिया मौसी ने बीच में ही टोक दिया। मैं पहले ही घबराया हुआ था और उन्होंने मेरा फ्लो बिगाड़ दिया। मन तो किया कि काश ये कोई एलियन होती तो मैं इनका काम तमाम कर देता। सबको नमस्ते। जैसा कि मेरा पोता इतना बड़ा हो गया, मेरे आंसू नहीं रुक रहे। इस बार मेरे इंसान नाना थे। मैं इतना खुश हूं कि मेरा मन किसी और महिला से शादी करने का कर रहा है। कर लो नाना, आप बग्स बनी से भी कर लो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर प्लीज मुझे बोलने दो। मैंने सबको एक मुस्कान दी। अब मेरा पूरा परिवार बोल चुका था। अब कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। एलियंस इस गांव से कई किलोमीटर दूर हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि कोई एलियन अचानक आसमान से टपके और मेरे इस लकड़ी के मंच पर जोर से गिरे। धप, मंच हिल गया, धूल उड़ी और सामने एक अजीब सा जीव खड़ा था। उसने चिल्लाकर ऐलान किया, मैं एक एलियन हूं। तेरी माँ की, ये एलियन यहां क्या कर रहा है? तो एक एलियन मेरे मंच पर आ चुका था। मुझे लगा था कि अब मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन कोई बहुत दूर से मेरी वाट लगाने चला आया था। उस एलियन की त्वचा पूरी तरह काली थी, मक्खी जैसी बड़ी लाल आंखें और सिर से 2 एंटीना निकले हुए थे। उसने कपड़े तो नहीं पहने थे, लेकिन पैरों में सफेद स्नीकर्स जरूर थे। भाई, इसे ये जूते कहां से मिले? वो इतना बदसूरत था कि एक अंधा आदमी भी उसे देखकर सिहर जाए। मतलब वो इतना कुरूप था कि जब वो पैदा हुआ होगा तो उसकी माँ ने उसके बाप से कहा होगा, इससे अच्छा तो मैं तुम्हें हेड ही दे देती। खैर, मुझे कुछ तो करना ही था। एलियन भागो, मेरे बेटे भागो! पूरे गांव में भगदड़ मच गई। एलियन भी चिल्लाया, हा हा हा, हाँ भागो, मैं एलियन हूं। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मुझे ये मौका मिला था और मैं दर्शकों को जाने नहीं दे सकता था। सब लोग रुकिए, बैठ जाइए, मैंने जोर से कहा। एलियन ने भी मुझे देखा। सब लोग, ये एक नाटक है, ये कोई असली एलियन नहीं है। मैंने इसे कॉमेडी दिखाने के लिए बुलाया है। सब सुरक्षित है। मैंने सफेद झूठ बोला। गांव वाले सीधे साधे थे, वे मान गए और वापस बैठ गए। अब समस्या सिर्फ ये थी कि तू क्या बकवास कर रहा है, मैं असली एलियन हूं, वो एलियन चिल्लाया। मैंने मन ही मन अपनी सेटिंग्स ऑन की, स्टेटस चालू। अब मैं सुरक्षित था। तुम्हारा नाम क्या है, मैंने एलियन से पूछा। उसने गुर्राते हुए कहा, मैं हूं रोका ग्रगनथनोलॉजी का फ्रेयाल्टर। क्या ये नाम है? मुझे तो लगा तुम शैतान को बुलाने का कोई मंत्र पढ़ रहे हो। मैं हंसा। दर्शकों को शैतान के बारे में नहीं पता था तो वे नहीं हंसे। मैंने अपना पैतरा बदला। तुम यहां क्यों आए हो? सबको जान से मारने, हा हा हा। एलियन ने अपनी बाहें फैलाई। सबको जान से मारने आए हो? कैसे? अपनी फोटो बांटकर? खिक खिक खी। गांव वालों के हंसने की आवाज आई। काम बन रहा था। एलियन चिढ़ गया, क्या तू मेरा मजाक उड़ा रहा है? तुम्हें समझने में काफी देर लग गई। अब लोग जोर से हंसने लगे। एलियन गुस्से में पागल होकर मुझ पर झपटा। उसके हाथ दराती जैसे बन गए। उसने मेरी गर्दन पर वार किया, टंग, पर मुझे कुछ नहीं हुआ। देखा सबने, ये सिर्फ एक्टिंग है, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैंने चिल्लाकर कहा। अब लोगों को यकीन हो गया कि यह सब नाटक है। वे खुलकर हंसने लगे। वाह, क्या एक्टिंग है! एलियन का गुस्सा कितना असली लग रहा है। एलियन और भी भड़क गया। तू मरता क्यों नहीं? क्योंकि मेरे पास वो चीज है जो तुम्हारे पास नहीं है। क्या? एलियन ने पूछा। अच्छे जीन, मैंने सही टाइमिंग के साथ कहा। हा हा हा, पूरा गांव ठहाकों से गूंज उठा। लेकिन तभी एलियन ने हार नहीं मानी। उसने अपना पैर उठाया और पूरी ताकत से मेरे निजी अंगों पर हमला करना चाहा। पृथ्वी पर रहने की आदतों की वजह से मैं डर गया और मैंने अपना बचाव करने के लिए उसे हल्का सा धक्का दिया। लेकिन मेरी सेटिंग्स ऑन थी। वो हल्का धक्का एक रॉकेट लॉन्च जैसा साबित हुआ। सुर्र, धुड़ाम, एलियन आसमान में सितारा बन गया। मुझे लगा अब मुझे इसे कवर करना पड़ेगा, पर तभी आसमान में बिजली कड़की और परम पुरुष की आवाज गूंजी। टिटीलिस महाद्वीप के निपलिस शहर के मिलकर्स गांव के रजत टी ने एक जागृत एलियन को मार गिराया है। वो इस दुनिया का वीर सम्राट है। मैं परम पुरुष दुनिया के सभी वीरों को आदेश देता हूं कि वे अब से रजत की आज्ञा माने। क्या? दर्शक चिल्लाए। मैं भी सन रह गया। उस परम पुरुष ने मेरा सारा सस्पेंस खराब कर दिया। गांव वाले अब मुझे कॉमेडियन नहीं बल्कि भगवान का भेजा हुआ रक्षक मानने लगे। मेरा बेटा वीर सम्राट है, मां रोने लगी। पूरा गांव मेरा नाम जपने लगा, रजत रजत रजत। तभी मंच पर 10 और धमाके हुए। धूल हटी तो सामने 10 हट्टे कट्टे मर्द खड़े थे। वे टिटीलिस महाद्वीप के 10 वीर थे। वे सब मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गए। एक वीर तो बिल्कुल मेरे सामने झुका हुआ था। उसने अपना सिर उठाया और दृढ़ निश्चय के साथ सिर्फ एक शब्द कहा, पधारें। या उसने कम कहा,
मेरी गंदी सोच मुझे डरा रही थी। खैर दोस्तों, अपनी छतरियां निकाल लो, अब मामला काफी मैसी होने वाला है। क्या मैंने आपको बताया कि आपने पहली लाइन गलत पढ़ी, दूसरी लाइन के साथ भी वही हुआ और तीसरी के साथ भी। खैर, मेरे सामने घुटनों के बल बैठे उस नीली आंखों वाले, सुनहरे बालों वाले वीर ने मुझसे पधारने यानी कम को कहा। जाहिर है मैं वैसा कुछ नहीं करने वाला था जैसा आप सोच रहे हैं। तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने पूछा। वो वीर मुस्कुराया। आपको हमारे साथ चलना होगा। ओ, तुम्हारा मतलब चलने से था? मेरी गलती। खैर, पहले खड़े हो जाओ। 10 वीर खड़े हो गए। तुम सब ताकतवर हो, तुम एलियंस को हरा सकते हो, मेरी कोई जरूरत नहीं है। मैंने पल्ला झाड़ने की कोशिश की। हाँ, हम एलियंस को हरा सकते हैं, लेकिन आपने एक जागृत एलियन को मारा है, जो सबसे खतरनाक किस्म होती है। हमें आपकी जरूरत है मेरे प्रभु। वो मुझे मेरे प्रभु बुला रहा है। अगर उसने मुझे दोबारा ऐसा बुलाया तो शायद मैं सच में पधार जाऊं, पर मैं इस लड़ाई झगड़े के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। देखो भाई, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता। मैं यहां खुश हूं। मैं एलियंस को ढूंढते हुए इधर उधर नहीं भटकना चाहता। मैं शो करना चाहता हूं और एक महान कॉमेडियन के रूप में मशहूर होना चाहता हूं। मैं इसे अपने लक्ष्य क्यों बता रहा हूं? सिर्फ कहानी लंबी करने के लिए? आप हमारे साथ शो कर सकते हैं। हमारे पास अनगिनत सैनिक हैं, उनके पास भी शक्तियां हैं। आप वीर सम्राट रहते हुए भी कॉमेडियन बन सकते हैं, नीली आंखों वाले वीर ने कहा। अनगिनत सैनिक? क्या उनके पास भी सुपर पावर है? मुझे लगा था सिर्फ कुछ खास लोगों को ही शक्तियां मिली हैं। हाँ प्रभु, उनके पास भी शक्तियां हैं, लेकिन वे हमारे जितने और आपके तो आसपास भी नहीं हैं। मैं समझ गया, लेकिन अगर उनके पास अनगिनत सैनिक हैं। लगता है नीली आंखों वाले वीर ने भांप लिया कि मैं क्या सोच रहा हूं। हाँ प्रभु, अनगिनत सैनिकों का मतलब है एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग। इस गांव में तो सिर्फ कुछ लोग हैं, पर वहां पूरी फौज होगी। आपकी कला दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेगी। मुझे यह सुनकर काफी अच्छा लगा। मैं लगभग तैयार था, बस अपनी नानी को छोड़ना नहीं चाहता था। और वहां बहुत सारी लड़कियां भी हैं। वीर ने आखिरी पत्ता फेंका। मैं तैयार हूं। वीर की आंखें चमक उठीं। सच में? हां, मैं तैयार था। मुझे एक लव लाइफ चाहिए थी। पिछली जिंदगी में लड़कियों की कमी के कारण मेरे दाएं हाथ की सारी रेखाएं मिट चुकी थीं। मुझे बाएं हाथ का सहारा लेना पड़ता था, पर इस बार नहीं। परम पुरुष ने मुझे अच्छी शक्ल दी है, मेरे 6 पैक एब्स है, मैं वीर सम्राट हूं और एक तरह से सरकारी नौकरी पर जा रहा हूं। मैं किसी भी नजरिए से एक ग्रीन फ्लैग हूं, बल्कि मैं तो पूरा जंगल हूं। मैं दर्शकों की तरफ मुड़ा। सब लोग, मैं जा रहा हूं, मैंने घोषणा की। ठीक है, गांव वालों ने बस इतना ही कहा। हालांकि मेरा परिवार रोने लगा। अपना ख्याल रखना बेटा, दूध पीते रहना। तुमने कभी मेरा दूध नहीं पिया, पर तुम ठीक रहोगे। पिता अभी भी अपने उसी अजीब अरमान पर अटके हुए थे। पता नहीं बचपन में उन्होंने किस तरह की फिल्में देखी थी। खैर, मुझे पता था कि मेरे बिना भी वे ठीक रहेंगे, क्योंकि वे सब बुद्धू थे। मुझे बस अपनी नानी की चिंता थी। मैंने उनकी तरफ देखा, वे भी रो रही थीं। अपना ध्यान रखना, भगवान का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, बस इस बुढ़िया को मत भूलना। मैं मुस्कुराया। चिंता मत करो, मैं सबको नियमित रूप से पैसे भेजता रहूंगा, बस खुश रहना और ध्यान रखना कि नाना किसी औरख के चक्कर में ना पड़े। वे उन महिलाओं को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। सब हंस पड़े और मैंने दोबारा 10 वीरों की तरफ देखा। तुम सब में लीडर कौन है? नीली आंखों वाला वीर आगे आया। मैं हूं प्रभु। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम इरेक्ट है। क्षमा करें, अभी इरेक्ट क्यों है? रुको, क्या तुम्हारा नाम इरेक्ट है? हां प्रभु, मैं इरेक्ट हूं। तभी तुम्हारा पहला संवाद पधारें यानी कम था। इरेक्ट थोड़ा सकपकाया। इसे भूल जाइए। आप सब उड़ सकते हैं ना? मैंने पूछा। सब ने सिर हिलाया। तो मुझे रास्ता दिखाओ जहां तुम सब रहते हो। लेकिन आपके पास कम से कम कवच और हथियार तो होना चाहिए। एलियंस कहीं भी हमला कर सकते हैं। हम आपके लिए एक सुनहरा कवच और भारी तलवार लाए हैं। इरेक्ट ने हवा से एक विशाल तलवार निकाली। भाई, मैं कोई बर्जर्क का पात्र नहीं हूं जो इतनी बड़ी तलवार चलाऊं, और मुझे इन चीजों की जरूरत भी नहीं है। मेरे पास अपना कुछ है, ये देखो। मेरे पास 6969 स्किल्स थीं, मैंने एक का इस्तेमाल किया। अभेद्य सुरक्षा। नाम पर मत जाइए, पर यह स्किल काम की है। जैसे ही मैंने इसे इस्तेमाल किया,
मेरे शरीर पर एक खूबसूरत काला कवच लिपट गया और पीठ पर 2 तलवारें आ गईं। अब मुझे कोई भेद नहीं सकता। आप वाकई हमारे राजा हैं, इरेक्ट ने झुककर कहा। बिल्कुल, अब आसमान में उड़ान भरो, मैं पीछे पीछे आता हूं। सुरर 10 वीर उड़ गए और मैं मंच पर अकेला रह गया। मैंने गांव वालों को आखिरी बार देखा, हाथ हिलाया, और इससे पहले कि मैं नानी को छोड़ते हुए भावुक होता, मैं भी हवा में उड़ गया। मैं भी उड़ सकता हूं। मेरी स्किल का नाम है टावरों से बचो, और मैं इसके नाम की गहराई में नहीं जाना चाहता कि उड़ने का टावरों से क्या लेना देना है। मैं बहुत तेजी से उड़ा और उन वीरों के बराबर पहुंच गया। बताओ, हम कहां जा रहे हैं? इस महाद्वीप टीटिलिस के सभी 10 वीर सबसे बड़े देश में रहते हैं। उस सबसे बड़े देश का नाम क्या है? मैंने पूछा, जानते हुए कि नाम फिर से कुछ अतरंगी ही होगा, और इरेक्ट ने मुझे सही साबित किया। देश का नाम है के कप। कोई भी इंसान यूं ही पहली लाइन गलत नहीं पढ़ता। खैर, टीटिलिस महाद्वीप के सबसे बड़े देश का नाम के कप है। मेरा मतलब है, शब्दों का चयन बुरा नहीं है, पर फिर भी। आप सोच रहे होंगे कि इस पूरे महाद्वीप में केवल 10 ही वीर क्यों हैं? इरेक्ट ने पूछा। मैं बिल्कुल नहीं सोच रहा था। हाँ बताओ, मैंने फिर भी हामी भर दी। क्योंकि इस महाद्वीप में 10 देश हैं, हर देश के लिए एक वीर। अच्छा, तो हर देश का वीर मुझे लेने आया है। बढ़िया है। बिल्कुल प्रभु, आप हमारे राजा हैं, और सिर्फ हम ही नहीं, दुनिया भर के वीर आपका इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही आसमान में परम पुरुष का संदेश चमका, सब आपका स्वागत करने के लिए तैयार हो गए। क्या ऐसे संदेश हमेशा चमकते हैं? शायद। मेरा मतलब है, आज तक किसी ने जागृत एलियन को नहीं मारा था। आप एक और को मारिए, शायद फिर से नोटिफिकेशन आ जाए। कुल कितने वीर हैं? मैंने पूछा। 50। पांचों महाद्वीपों में 10-10 देश और 10-10 वीर हैं। सही है। बाकी 2 महाद्वीपों पर तो एलियंस का कब्जा है। खैर, बातों को थोड़ा तेज करते हैं। 30 मिनट की उड़ान के बाद हमने कई गांवों को पीछे छोड़ा और आखिरकार एक विशाल प्रवेश द्वार के सामने पहुंचे। हम पहुंच गए। वीर नीचे उतरे और मैं भी। सामने एक बड़ा गेट था जिस पर लिखा था, के कप में आपका स्वागत है। अगर ये किसी और चीज का नाम होता तो मुझे खुशी होती, पर यह तो एक देश था। प्रभु, इस देश में कोई शहर नहीं है, ये पूरा देश ही एक बड़ा शहर है, इरेक्ट ने बताया। मैंने सिर हिलाया और गेट पर खड़े 2 गार्डों को देखा। खोलो इसे, मैंने आदेश दिया। गार्डों ने मुझे देखा, फिर मेरे कवच को, और फिर उनकी नजरें मेरे बेल्ट के नीचे टिक गईं। भाई, वहां क्या देख रहे हो? कितना लंबा है? एक गार्ड ने पूछा। सच में? यहां एंट्री लेने का ये क्या क्राइटेरिया है? क्या मुझे अपना साइज बताना होगा? 9-8, 8.5 इंच। ये वीर सम्राट हैं, इन्हें अंदर जाने दो, इरेक्ट बीच में ही बोल पड़ा, इससे पहले कि मैं अपनी महानता की लंबाई उजागर कर पाता। ओह, हमें क्षमा करें प्रभु। गार्डों ने झुककर दरवाजा खोल दिया। मैंने इरेक्ट की तरफ देखा। वे क्या पूछ रहे थे? वे पूछ रहे थे कि आप इस देश में कितने लंबे समय तक रुकेंगे। उन्होंने आपको कोई मामूली आदमी समझ लिया था। अच्छा, मुझे लगा वे कुछ और। खैर छोड़ो, चलो। मैं देश के अंदर दाखिल हुआ। हर तरफ हरियाली थी, दुकानें थीं और सड़कें घोड़ों और गाड़ियों से भरी थीं। बीचों बीच एक महल की मीनार दिख रही थी। प्रभु, ये आपका नया घर है, इरेक्ट ने कहा। मैं वहां रहूंगा? हाँ, ये बरसों से खाली था, अब इसे एक योग्य निवासी मिल गया है। हम महल की ओर बढ़े। मैंने इरेक्ट से कहा, मेरे कंधों पर हाथ रखो। उन्होंने तुरंत आज्ञा मानी। मैंने अपनी एक स्किल इस्तेमाल की, अकाल प्रपात, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। घबराइए मत, ये टेलीपोर्टेशन की स्किल है। इससे मैं कहीं भी बहुत जल्दी पहुंच यानी कम जाता हूं। शूं। अगले ही पल हम महल के सामने थे। महल की दीवारों पर सफेद संगमरमर था और ऊपर एक लाल झंडा लहरा रहा था। झंडे पर 2 बड़े गोलों का चिन्ह था। देश के नाम के हिसाब से ये प्रतीक चिन्ह काफी सटीक था। महल के गेट पर 2 औगरे गार्ड तैनात थे। वे बहुत लंबे और तगड़े थे। दरवाजा खोलो, मैंने आदेश दिया। इन दोनों ने मुझे देखा और फिर इनकी नजरें बेल्ट के नीचे चली गईं। भाई, इस देश को हुआ क्या है और मुझे अब तक कोई लड़की क्यों नहीं दिखी? कितना लंबा है? गार्डों ने वही सवाल पूछा। मुझे पता था इस बार भी वे समय के बारे में पूछ रहे होंगे। मैंने गर्व से कहा, मैं वीर सम्राट हूं, दरवाजा खोलो। गार्डों ने सिर खुजाया। हमें पता है, बस ये बताओ कि कितना लंबा? क्या मतलब, इस बार वे सच में उसी बारे में पूछ रहे हैं? ठीक है, 9, 7, 8.5 इंच। प्रभु, वे पूछ रहे हैं कि आप पानी के अंदर कितनी देर तक रह सकते हैं। इरेक्ट ने फिर से मेरी लाज बचाई। क्या ये कैसे सवाल है? और इरेक्ट, मेरे नंबर बोलने से पहले बोला कर भाई। ये यहाँ का प्रोटोकॉल है प्रभु, क्षमा करें। मैंने गार्डों को घूरते हुए कहा, मैं पानी के अंदर हमेशा के लिए रह सकता हूँ। आप जा सकते हैं प्रभु। गार्ड पीछे हट गए। जैसे ही मैंने महल के अंदर कदम रखा, छपाक, अचानक फर्श से एक विशाल लहर उठी। मुझे समझ नहीं आया कि ये क्यों और कैसे हुआ, बस इतना पता था कि मैं डूब रहा हूँ।
पर मैं मरूंगा नहीं। मैंने अपनी स्किल इस्तेमाल की, मत्स्य आधार। अब मैं पानी के अंदर सांस ले सकता था। पानी हमें ऊपर की मंजिलों की तरफ ले गया और सबसे ऊपरी मंजिल पर जाकर रुक गया। मैं पूरी तरह भीग चुका था। मेरे सामने एक बड़ा दरवाजा था। इसके पीछे क्या है? मैंने इरेक्ट से पूछा। बाकी 4 महाद्वीपों के 40 वीर, वे आपका इंतजार कर रहे हैं। मैंने सिर हिलाया। शुक्र है यहाँ कोई गार्ड नहीं था। मैंने दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर एक लंबी मेज थी और उसके चारों तरफ लोग बैठे थे। मुझे देखते ही वे सब खड़े हो गए। मैं तैयार था कि वे मेरा स्वागत करेंगे, झुकेंगे, पर उन्होंने मेरा स्वागत कुछ इस तरह किया। कितना लंबा है? खैर दोस्तों, अब मामला रेटिंग 18 होने वाला है। लगता है अब मुझे उन्हें अपना असली हुनर दिखाना ही पड़ेगा। मेरे पास एक बड़ी काली घड़ी है। आपने पहली लाइन गलत पढ़ी, आपने दूसरी भी गलत पढ़ी और आपने आखिरी लाइन को 2 बार पढ़ा ताकि पक्का कर सकें कि मैंने फिर से आपका मजाक तो नहीं उड़ाया। खैर वो सब छोड़िए, मेरे सामने मौजूद उन 40 वीरों ने वही सवाल पूछा, कितना लंबा? मैं सच में झुंझला गया था। पर इस बार, कितने लंबे समय से हम आपसे मिलने का इंतजार कर रहे थे प्रभु। उन 40 वीरों ने अपनी बात पूरी की। उनका मतलब ये था। मैं मुस्कुराया। खैर आखिरकार मैं आ ही गया। सारे वीरों ने तालियां बजाईं और मैंने उनका स्वागत किया। मेरे पीछे वाले 10 वीर भी कमरे में आए और उन्होंने भी तालियां बजानी शुरू कर दी। वे तालियां बजाते रहे और भी तालियां। ठीक है, बस करो सब। मैंने आखिरकार उन्हें रोका। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें, एक वीर ने कहा। सब ने सुनहरे कवच पहने थे और सबके पास एक जैसी तलवारें थी। विविधता नाम की कोई चीज नहीं थी। विशाल मेज के अंत में एक बड़ा सिंहासन था। वो मेरे लिए था। मैं हीरो किंग जो ठहरा। मैं शान से चलकर गया और गरिमा के साथ उस पर बैठ गया। मेरे बैठने के बाद ही बाकी वीरों ने अपनी जगह ली। इरेक्ट मेरे सबसे पास बैठा था और मैंने बैठक शुरू करने का फैसला किया। हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? मैंने पूछा, पर मेरे सवाल पर सभी वीरों के चेहरे पर शिकन आ गई। क्या मैंने कुछ गलत पूछ लिया? क्या मुझे भी पहले कितना लंबा पूछना चाहिए था? क्या बात है? मैंने पूछा। हमेशा की तरह इरेक्ट ने ही जवाब दिया, प्रभु आप राजा हैं, आप हमें इस बैठक का उद्देश्य बताएंगे। ओह, तो ये सब बस मुझसे मिलने आए हैं, बाकी सब मेरे कंधों पर है। ठीक है, मैं संभाल लूंगा। ठीक है, पहले जरूरी मामलों पर चर्चा करते हैं। मैंने मेज पर अपनी कोहनियां टिकाई और बाकी वीर भी गंभीर हो गए। यहाँ किसे कोई अच्छा जोक पता है? ये एक बहुत जरूरी सवाल था। वीरों ने एक दूसरे की ओर देखा। वे सब अमीर और समृद्ध लग रहे थे, सब ताकतवर थे और सबके सब मर्द थे। इरेक्ट ने कहा था कि यहाँ लड़कियां भी होंगी। वे कहाँ हैं? और इन लोगों ने अब तक मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया? मैंने मेज थपथपाई। बोलो। मुझे एक पता है। बहुत दूर बैठे एक वीर ने हाथ उठाया। सुनाओ फिर। मुझे जानना था कि इन लोगों को क्या मजाकिया लगता है। खट खट। कौन है? मैंने पूछा। टच, वीर ने कहा। टच कौन? मैंने पूछा और वीर ने आखिरी हिस्सा बोला, टच माई बॉल्स। छी, ये तो लिग्मा बॉल्स की सस्ती नकल है। पर इस दुनिया के लोगों को नॉक नॉक जोक्स कैसे पता? मुझे लगता है यहाँ भी लॉजिक को खिड़की से बाहर फेंक देना चाहिए। कोई और? मैंने पूछा। वह वीर शर्मिंदा होकर बैठ गया। किसी को उसके जोक पर हंसी नहीं आई। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ भाई। एक और वीर खड़ा हुआ। मैंने उसे बोलने का इशारा किया। मेरे दादाजी का दिल शेर जैसा है और चिड़ियाघर में उन पर आजीवन प्रतिबंध है। बढ़िया, ये मैंने पहले सुना है। ये लोग ओरिजिनल नहीं है। मेरे प्रोत्साहन के बाद वीरों में जोक सुनाने की होड़ मच गई। सबने हाथ उठा दिए। एक एक करके बोलो और अगर किसी को कुछ मजाकिया लगे तो कृपया हंसना। मेज के दूसरे छोर से एक वीर ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। एक औरत रात में सड़क पर नग्न घूम रही थी। एक बेघर आदमी उसके पास आया और पूछा, तुम नंगी क्यों हो? कहाँ जा रही हो? और क्या ये असली है? औरत ने जवाब दिया, मैं पुल से कूदकर मरने जा रही हूँ। आदमी ने कहा, क्यों? खुदकुशी मत करो। और क्या ये असली है? औरत बोली, मैं पेशेवर कारणों से मर रही हूँ। आदमी ने पूछा, तुम करती क्या हो और क्या ये असली है? औरत बोली, मैं पॉर्न स्टार हूँ पर मुझे व्यूज नहीं मिल रहे, इसलिए मैं मरने जा रही हूँ। आदमी चौंक गया। बस इसलिए? नंगे होकर मरना कोई वजह नहीं है। और क्या ये असली है? औरत ने सिर हिलाया। मैं खुदकुशी नहीं कर रही, मैं नग्न होकर मर रही हूँ, क्योंकि पॉर्न की एक नई कैटेगरी आ रही है, भूत। मैं मरकर भूत बनूंगी और फिर से इंडस्ट्री ज्वाइन करूंगी, इसलिए कपड़े नहीं पहने। आदमी की आंखें फटी रह गईं। पगली, और क्या ये असली है? औरत ने भौहें सिकोड़ी। क्या हुआ? आदमी ने कहा, मरने के बाद तुम इंडस्ट्री ज्वाइन नहीं कर सकती। और क्या ये असली है? औरत सोचने लगी, तभी आदमी फिर बोला, तुम्हें एक आदमी की भी जरूरत होगी, अकेले पॉर्न कैसे करोगी? इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ मरूंगा। और क्या ये असली है? औरत की आंखें चमक उठी।
तुम सही कह रहे हो, मैंने तो ये सोचा ही नहीं, चलो। बेघर आदमी मुस्कुराया और उसने अपने कपड़े उतार दिए। फिर दोनों पुल की रेलिंग पर चढ़े और नीचे कूद गए। हवा में आदमी ने पूछा, क्या ये असली है? मैं इसी उम्मीद में तुम्हारे साथ कूदा हूँ। औरत ने उसे जीभ चढ़ाई। तुम्हें क्या लगता है मैंने इतनी बार पूछने पर भी जवाब क्यों नहीं दिया? आदमी की आंखें फटी रह गईं। तो फिर ये बिल्कुल असली नहीं है, औरत हंसते हुए बोली। सिलिकॉन की औलाद, आदमी पछतावे के साथ मर गया। ठीक है, ये क्या था? ये तो किसी अश्लील उपन्यास के अंश जैसा लग रहा था। वीर अपना जोक खत्म करके बैठ गया। बस बैठ मत जाओ, ये क्या था? मैं चिल्लाया। ये एक जोक था प्रभु। क्या इस दुनिया में पॉर्न होता है? मैंने हैरानी से पूछा। बिल्कुल होता है। क्या? वो कहाँ मिल सकता है? मेरा मतलब है सच में? हाँ प्रभु, हर तरह का। कुछ में तो एलियंस भी शामिल होते हैं। मजाक कर रहे हो? मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस नैतिक दुनिया में ये सब होगा। हाँ, वीर ने कहा। क्या तुम मजाक कर रहे थे? हाँ। मैंने राहत की सांस ली। भला यहाँ ये सब क्यों होगा? वीर मजाक कर रहा था, पर अगले ही पल वीर फिर बोला, मैं इस बात का मजाक कर रहा था कि कुछ में एलियंस होते हैं, असल में सब में एलियंस होते हैं। मैंने अपना सिर पकड़ लिया। ये सब मेरी उम्मीदों से बहुत बाहर है। सब चुप थे और मुझे एक फैसला लेना था। ऐसी बातें वीरों और उनके राजा को शोभा नहीं देती, इसलिए मैंने इस बैठक को सही दिशा देने का निर्णय लिया। मैं अपने सिंहासन से खड़ा हुआ। सभी वीर भी खड़े हो गए। मुझे अभी उनकी परवाह नहीं थी। मुझे सबको धार्मिक और सच्चा वीर बनाना था। इसलिए मैंने उस वीर की ओर देखा जिसने वो अजीब जोक सुनाया था और एक कठोर आधिकारिक लहजे में उसे आदेश दिया, मुझे वो पॉन दिखाओ। एक आदमी कपड़े धोने की दुकान लॉन्ड्री पर गया। उसने कर्मचारी को एक ड्रेस दी और कहा, क्या आप मेरी ड्रेस से ये दाग निकाल सकते हैं? कर्मचारी ने सुना नहीं और पूछा, दोबारा आना? आदमी ने जवाब दिया, नहीं, इस बार तो सलाद क्रीम गिरी है। खैर, उस क्लाइमैक्स के बाद मैंने उस वीर को सजा के तौर पर कमरे के बाहर हाथ ऊपर करके खड़ा कर दिया। वो ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि वो मुझे दिखाना चाहता था कि मेरी कॉमेडी इतनी जबरदस्त है कि उसकी चीख निकल गई। मुझे उसकी अच्छी नीयत पसंद है, पर मुझे ऐसे कट्टर प्रशंसक नहीं चाहिए। जो भी हो, उसे बाहर भेजने के बाद अब हम असली बैठक शुरू कर सकते थे और मैं कोशिश करूंगा कि इन्हें कोई जोक न सुनाऊं, वरना ये फिर से झूठी हंसी हंसेंगे या फिर कुछ और करने लगेंगे। मैं अपने सिंहासन पर गंभीर चेहरा बनाकर बैठा हूं। पहली बात, मैंने कहा, आज से इरेक्ट मेरा सहायक होगा। आप उसे मेरा दायां हाथ कह सकते हैं। मैंने घोषणा की। इरेक्ट मेरा दायां हाथ होगा और अगर मुझे जल्द ही कोई लड़की नहीं मिली तो मेरा अपना दायां हाथ यकीनन कुछ और ही अनुभव करेगा। इसे यहीं बंद करो, बहुत हो गया, परम पुरुष बीच में बोला। लगता है उसे ये बातें पसंद नहीं आ रही हैं। खैर, इरेक्ट अपनी जगह से उछल पड़ा। इस सम्मान के लिए शुक्रिया प्रभु, मैं आपके दाएं हाथ के रूप में आपको पूरी तरह संतुष्ट करूंगा। भाई, रहने ही दो तो बेहतर है। ठीक है, बैठ जाओ। मैंने बैठक जारी रखी। इरेक्ट मेरे सामने आने वाले मामलों को संभालेगा। जो चीज उसकी पहुंच से बाहर होगी वही मेरे पास आएगी। समझ गए? जी प्रभु, सब एक साथ चिल्लाए, यहां तक कि बाहर खड़ा वो हिलाऊ वीर भी। अब बारी थी दूसरी सबसे जरूरी चीज की। तुम सब अपने अपने नाम बताओ। मुझे उनके नाम नहीं पता थे, इसलिए मैंने अपनी एक स्किल इस्तेमाल की। उसे सब पता है, इससे मुझे सब कुछ याद रहता है। एक एक करके वीर खड़े हुए और अपने नाम बताने लगे। मेरा नाम टेड बंडी है प्रभु। भाई, तुझे खुला किसने छोड़ा? मैं हूं कॉक बैंक, मैं इससे दूर ही रहूंगा। अगला बोला, पेडो। क्या? पेड्रो प्रभु। मुझे पक्का यकीन नहीं कि मैंने पेड्रो ही सुना था। अगला आया वियाग्रा। उसे वापस बैठने में थोड़ी कठिनाई हो रही थी, पर वो बैठ गया। जिनसेंग, कोई टिप्पणी नहीं। जॉनसन ऑयल, समझ गया। नुरुमास, इसके पास तो मैं मसाज के लिए कभी नहीं जाऊंगा। ज्ञात, ये शब्द यहां भी पहुंच गया। नामों की बाढ़ आ गई। कंठ, कहां? बीटर, गुगू, गागा, होर, इसमें डब्ल्यू कहां गया भाई? वुफ, इसे बाद में बिस्किट दूंगा। कुमारा, ये तो बताने की जरूरत नहीं थी। यामेते कुदासाई, अब समझ आया। जॉन सीना, ये तो किसी को दिखेगा ही नहीं। इस तरह सभी 49 वीरों ने अपने नाम बताए। यहां तक कि बाहर खड़े उस वीर ने भी अपना नाम बताया, बीटर। आप लिस्ट देखकर समझ ही गए होंगे। अब सिर्फ इरेक्ट बचा था। मुझे उसका नाम पता था, पर प्रोटोकॉल तो प्रोटोकॉल है। मैंने इरेक्ट की तरफ देखा और उसने अपना पूरा नाम बताया। मेरा नाम है इरेक्टी। क्या? तुम्हारा नाम क्या है? इरेक्टाइल प्रभु। मैं खामोश हो गया। उसका नाम भी बिल्कुल मेरे जैसा था, इरेक्ट और टी के बीच स्पेस। गांव में उसने सिर्फ इरेक्ट कहा था। ये नाम किसने दिया? मैंने पूछा। मेरी दादी ने।
मैं मुस्कुराया। अच्छा नाम है, पर मैं उसे इरेक्ट ही बुलाऊंगा। नाम बदलना सिरदर्द है। परिचय खत्म हुआ। अब थोड़ी जानकारी की बारी थी। इस दुनिया पर राज कौन करता है? मैंने पूछा। आप प्रभु, इरेक्ट ने कहा। आप अब इन 5 महाद्वीपों के राजा हैं। हर महाद्वीप में ऐसा ही महल है। बस एलियंस को भगा दीजिए और आप 7 महाद्वीपों के सम्राट हो जाएंगे। एलियंस की संख्या कितनी है? शायद करोड़ों। वे बहुत तेजी से प्रजनन करते हैं। वीर उन्हें रोकने में ही लगे रहते हैं। एलियंस हमला कब करते हैं? महीने में एक बार, कभी भी। इस महीने का हमला अभी तक नहीं हुआ है। एक मादा एलियन सिर्फ 10 दिन में बच्चे को जन्म देती है और तुरंत अगले के लिए तैयार हो जाती है। तभी तो उनका पॉर्न पर एकाधिकार है। उनकी कंपनी का नाम बैंग यूएफओ होना चाहिए। खैर, मेरे पास अब और कोई सवाल नहीं था। बीटर, मैंने आवाज दी। जी, बाहर से आवाज आई। तुम अंदर आ सकते हो। मुझे इसके साथ शब्दों का चयन बहुत सावधानी से करना होगा। बीटर माफी मांगते हुए अंदर आया और अपनी जगह पर बैठ गया। मुझे उससे बात करने में डर लग रहा था। जब तुम लोग अलग अलग जगह होते हो तो बात कैसे करते हो? इरेक्ट ने कहा। प्रभु, सभी वीरों के पास टेलीपैथी स्किल है। हम मन ही मन बात कर सकते हैं। तो मैं अपने सिंहासन पर पीछे झुककर बैठा। तो एलियंस के हमले का सबसे ज्यादा चांस कब है? उन्होंने इस महीने अब तक हमला नहीं किया है, कोई अंदाजा? सभी वीरों ने एक साथ एक ही सुर में कहा। वे अभी इसी वक्त हमला कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे कि मेरे कहते ही वे आ जाएंगे। गांव के मंच पर जो हुआ वो इत्तेफाक था। हर बार ऐसा नहीं होता। मेरी हर बात सच नहीं होती। कोई धप्प की आवाज नहीं होगी। धप्प। और एलियंस का कोई झुंड चिल्लाकर ये नहीं कहेगा कि ये एक एलियन हमला है। ये एक एलियन हमला है। तेरी माँ की, मैं जो भी बोल रहा हूं वो सच क्यों हो रहा है? क्या मेरा मुंहीपन होती है? कुंग-फू का एक छात्र अपने गुरु से पूछता है, गुरुदेव, मेरी काबिलियत में सुधार क्यों नहीं हो रहा? मैं हमेशा हार क्यों जाता हूं? गुरुदेव ने गंभीर होते हुए उत्तर दिया, मेरे प्रिय शिष्य, क्या तुमने डूबते सूरज के सामने उड़ते हुए उन बगलों को देखा है जिनके पंख आग की लपटों जैसे लगते हैं? हाँ गुरुदेव, मैंने देखा है। और वो झरना जो पत्थरों के ऊपर से इतनी शक्ति से गिरता है कि अपनी जगह से कुछ भी नहीं हिलता। हाँ गुरुदेव, मैं इसका साक्षी रहा हूं। और वो चंद्रमा जो शांत पानी को छूकर अपनी पूरी विशाल सुंदरता को प्रतिबिंबित करता है। हाँ गुरुदेव, मैंने ये अद्भुत नजारा भी देखा है। गुरु बोले, यही तो समस्या है। तुम ट्रेनिंग करने के बजाय ये सब फालतू की चीजें शिट देखते रहते हो। ऊपर लिखी बात का वर्तमान स्थिति से कोई लेना देना नहीं है। मेरे महल के चारों ओर धमाके हो रहे थे और उससे भी बड़ी बात यह कि एक एलियन छत फाड़कर सीधे मेरे सामने मेज पर आकर खड़ा हो गया था। स्टेटस ऑन करो, सेटिंग्स चालू। अब मैं सुरक्षित था। वैसे भी मेरे पास ऐसी पैसिव स्किल्स हैं कि कोई मुझे खरोच तक नहीं मार सकता। मैं एक एलियन हूं, वो चिल्लाया। क्या इनका कोई नाम नहीं होता? खैर, मुझे याद आया इनके नाम बहुत लंबे और अजीब होते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा गांव में आया था। यहां तक कि इसके सफेद स्नीकर्स भी वैसे ही थे। ये एक जागृत एलियन है, इरेक्ट चिल्लाया। सभी वीर अपनी सीटों से उठकर मेरे पीछे खड़े हो गए। भाई, मेरे आगे खड़े हो, मैं राजा हूं। मैंने पूछा, तुम्हें कैसे पता ये जागृत है? ये एंटीना और ये सफेद अवशेष केवल जागृत एलियंस ही इन्हें पहनते हैं। इरेक्ट ने सफेद स्नीकर्स को अवशेष कहा। इन्हें जागृत क्या बनाता है? मैंने एक और सवाल पूछा। एलियन को थोड़ा इंतजार करना चाहिए, मुझे कुछ फैक्ट्स क्लियर करने हैं। प्रभु, जब कोई एलियन गैंग बैंग के परिणाम स्वरूप पैदा होता है तो उसे जागृत कहा जाता है। वे आम एलियंस से बहुत ताकतवर होते हैं। क्या गैंग बैंग? हाँ प्रभु, उन्होंने उस महाद्वीप पर कब्जा इसलिए किया है ताकि वे और भी जागृत एलियंस पैदा कर सके। उनकी संस्कृति हमसे बहुत अलग है। मुझे नहीं लगता ये संस्कृति है, ये बस महाथरकी है। मैं एक एलियन हूँ, मैंने पहली बार में ही सुन लिया था भाई। मैं अपने दोस्त का बदला लेने आया हूँ। यहाँ रेसिस्ट कौन है? एलियन ने पूछा। शायद हर कोई, इरेक्ट ने जवाब दिया। बढ़िया, ये सीख रहा है। नहीं, वो जिसने मेरे दोस्त रोका ग्रथना लोजी का फ्रेयाल्टर को मारा, वो रेज टकॉन है। मैं ही रजत हूं। मैं आगे बढ़ा। क्या चल रहा है? तुम्हारे एंटीना के अलावा, मेरा मतलब है। वीर फिर से हंसी के मारे पागल हो गए। प्रभु, जोक मत मारिए, कहीं मैं फिर से सजा के लायक कुछ ना कर दूं, बीटर ने बाहर से चिल्लाकर कहा। धत, मैं उसके बारे में भूल गया था। जब मैं आसपास रहूं तो तुम्हें वो सब करने की मनाही है, ये मेरा आदेश है। मुझ पर मत हंसो। एलियन अभी भी मेज पर था। पहले मेज से नीचे उतरो, ये बदतमीजी है। ओ मेरी गलती। एलियन नीचे उतरने लगा, पर अगले ही पल वो भड़क गया। उसने अपना हाथ साइथ मेज पर दे मारा। धप, मेज टूट गई। तुम सब जाओ और बाहर हमला करने वाले एलियंस को संभालो, इसे मैं देख लूंगा। जो आज्ञा प्रभु।
सभी वीर खिड़की से बाहर कूद गए, पर इरेक्ट मेरे साथ ही रहा। एलियन ने अपनी दरांती उठाई और मेरे सिर पर मारी। टुन। मुझे कुछ नहीं हुआ। वो पागल हो गया और मुझ पर वार करने लगा। टुन टुन टुन। पूरा कमरा गूंज उठा, पर मैं खड़ा रहा। उसने मेरे निजी अंगों पर भी वार किया, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। तू मरता क्यों नहीं? मर मर मर। 30 मिनट तक लगातार पीटने के बाद वो थककर घुटनों पर बैठ गया और हाँफने लगा। तुम ताकतवर हो, वाकई तुम राजा हो। आज तक कोई इंसान मेरे इतने वार नहीं झेल पाया। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूं? मैंने कहा। पूछो। ये स्नीकर्स कहाँ से लाते हो? सफेद अवशेष। हमने इन्हें ग्रह पर देखा था, हमें अच्छे लगे तो हमने भी अपने लिए बना लिए। केवल जागृत एलियंस ही इन्हें पहन सकते हैं। क्या उस ग्रह का नाम पृथ्वी था? हाँ, शायद यही नाम था। मैं एलियन के सामने बैठ गया। तुम लोगों ने पृथ्वी पर हमला क्यों नहीं किया जैसे यहाँ किया है? हम पागल नहीं हैं। हमने देखा है कि वहाँ के लोग एलियंस के साथ क्या करते हैं। वहाँ तो लोग एक दूसरे को ही तबाह करने में लगे हैं। हमें हमला करने की जरूरत नहीं, वे खुद ही अपना ग्रह खत्म कर देंगे। वाह, क्या गहरी बात कही है। पता है, मुझे लगा तुम लोग वहाँ रेटिंग की वजह से नहीं जाते। क्यों? एलियन ने पूछा। क्योंकि उस पूरे सौर मंडल में सिर्फ एक ही स्टार है। सन्नाटा। इरेक्ट इस बार झूठी हंसी भी नहीं हंसा। एलियन ने अपनी बड़ी लाल आंखों से मुझे देखा। माँ, ये बहुत अच्छा था, एलियन बोला। क्या? ये सच में बहुत अच्छा था। एक ही स्टार, सूरज, और तुमने उसे रेटिंग वाले स्टार से जोड़ा। बहुत फनी है। और सुनाओ। एलियन मेरी तरफ झुका। वो और सुनना चाहता था। क्या ये सच है और मुझे इन मासूम जीवों को मारना है? सुनाओ ना, एलियन ने जिद की। मैं उसे निराश नहीं करूंगा। एलियंस को एंटी ग्रेविटी वाली किताब कैसी लगी? मैंने पूछा। कैसी? उसने उत्सुकता से पूछा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, उन्हें इतनी पसंद आई कि वे उसे नीचे रख ही नहीं पाए। कुड नॉट पुट इट डाउन। और फिर वो हुआ। बहुत बढ़िया, नीचे नहीं रख पाए, अद्भुत। असली हंसी, कोई दिखावा नहीं। वो सच में हंस रहा था। मुझे पता था, दादी सही थी, मेरी कॉमेडी वाकई इसमें